नमस्कार, भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक साथ देश में चुनाव कराए जाने का जो कमेटी की तरफ से सुझाव दिया गया था, उस पर अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव को मंजूरी को लेकर ये बड़ी खबर आपके सामने। प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। और उस बीच आपको बता दें, एक देश एक चुनाव पर सरकार का बयान है कि एक देश एक चुनाव 2 चरण में लागू होगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 और दूसरे चरण में पंचायत और निगम चुनाव भी 7। तो किस तरीके से आज ये बड़ी खबर एक देश एक चुनाव को लेकर आ रही है, इस पर अब सरकार का ये बयान सामने आया है कि 2 चरण में इसे लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव 7, वहीं दूसरे चरण में पंचायत और निगम चुनाव भी 7 हो सकते हैं। तो जिस तरीके से अब आज के इस बड़े फैसले को मंजूरी दी गई है, जो सुझाव की कॉपी है उसमें क्या है आगे आपको बताएंगे। साथ ही किस तरीके से सुझाव की कॉपी के जरिए यह भी साफ हो रहा है कि कौन इसके पक्ष में है और कौन इसके विरोध में, इस बारे में भी डिटेल होगी आपके सामने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर प्रस्ताव को मिली मंजूरी और मोदी कैबिनेट ने जिस तरीके से इसको मंजूरी दी है, आपको बता दें इसी मंजूरी के तहत जो फिलहाल डिटेल एक रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, वही डिटेल अब इंफॉर्मेशन वॉल पर भी रखेंगे आपके सामने। क्योंकि आज की ये बड़ी खबर एक देश एक चुनाव पर सरकार के उस बयान के आधार पर आपके सामने इंफॉर्मेशन, जिसमें कई बड़ी बातें इस रिपोर्ट के उस जरिए प्रतिमा आप सामने आ रही हैं, जिसके आधार पर अपने सहयोगियों से भी अब हम करेंगे बात। और इसी को लेकर पहले कई ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने विरोध जताया था, इसे इम्प्रैक्टिकल बताया था। तो इन तमाम सवालों का जवाब इन रिपोर्ट में शामिल है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से इसे आगे लेकर जाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे की राह किस तरीके से होगी, इसको भी काफी हद तक साफ कर दिया गया है। आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बाकायदा ब्रीफिंग की गई है और उसमें तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की गई। हालांकि अब ये देखिए, ये आपके सामने वो लिस्ट है जिसमें देखिए किस तरीके से अलग अलग पार्टी के नाम है, सुझाव की तिथि और कौन इसके पक्ष में और कौन विरोध में, इस बारे में डिटेल जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें देखिए जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन इसके पक्ष में है और कौन विरोध में। भारतीय यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पक्ष में, अगर इस पूरे पन्ने में देखें तो सभी यहाँ पर पक्ष में नजर आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पक्ष और विरोध के आधार पर सुझाव की ये जो बाकायदा तिथि दी गई है, इस बारे में भी एक क्लैरिटी अपने सहयोगी से हम चाहूंगे। क्योंकि अभी ये फिलहाल जो लिस्ट सामने है उसमें देखिए भारतीय मक्कल कालवी मुनेंद्र कदनम 29 जनवरी और ये पक्ष में बताई जा रही है सुझाव की तिथि के साथ, जिसमें प्रतिमा ये भी साफ है कि फिलहाल ये जो लिस्ट का पन्ना यहाँ पर हमने फ्रीज करते हुए दिखाया है, इसमें सभी लोग इसके पक्ष में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये लिखे हैं राजनीतिक दलों के नाम। अब यहाँ विरोध में कौन है? आम आदमी पार्टी विरोध में बताई जा रही है, बहुजन समाज पार्टी विरोध में बताई जा रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई भी इसके विरोध में है। प्रतिमा, तो देखिए कुल मिलाकर उन पार्टीज के बारे में डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं जिनसे सुझाव मांगा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, जिन्हें सुझाव देना था कि किस तरीके से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सके, उस पर अलग अलग पार्टियों का पक्ष जानने की कोशिश की गई थी। इसमें किस पार्टी का क्या पक्ष है ये आपके सामने, ये विरोध में आपको नजर आ रही है। सीपीआई, मार्क्सवादी सीपीआई जो है वो विरोध में नजर आ रही है, पक्ष में राष्ट्रीय लोक जनता दल नजर आ रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विरोध में इसके हैं, संयुक्त किसान विकास पार्टी पक्ष में। ऐसे अलग अलग पार्टीज ने अपना रुख वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर साफ किया। बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ फिलहाल जो अभी नाम सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में अभी प्रतिमा जिक्र कर रही थी, उसमें गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट भी इसके पक्ष में बताई जा रही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इसके पक्ष में बताई जा रही है, भारतीय समाज पार्टी भी पक्ष में है। हालांकि इसमें यह साफ हो गया है कि आखिर किस तरीके से अभी फिलहाल ये जो सूचना सामने आई है, उसमें किस राजनीतिक दल की क्या प्रतिक्रिया है और कौन इसके पक्ष में और कौन इसके विरोध में है, यह भी अब साफ हो गया है। बिल्कुल, और अब आपको दिखाते हैं कि कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिशों में क्या कुछ सुझाव दिए हैं। तो ये देखिए, ये जो सुझाव है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ साफ कर दिया गया है उन घटनाओं पर विचार करते हुए जो राज्य विधायी निर्वाचनों तथा लोकसभा निर्वाचनों को साथ साथ कराने को लेकर तमाम तरह के जो संशय थे, उस पर भी अपनी बात यहाँ पर की गई है। और ये देखिए साफ तौर पर एक एक डिटेल मेंशन की गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था, निगम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ कराने को लेकर जो मंजूरी दी गई है, उसकी एक एक
डिटेलिंग इस रिपोर्ट में है। हालांकि मैं चाहूंगी कि इसको अगर आप यहां पर प्लीज फ्रीज कर सकें और रोकें, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि लोकसभा के लिए आखिर क्या है। इससे पहले वाला पन्ना, इससे पहले वाले पन्ने में, क्योंकि ये साफ है कि किस तरीके से उन घटनाओं पर विचार करते हुए जो राज्य विधायी निर्वाचनों तथा लोकसभा निर्वाचनों को साथ साथ करवाने में व्यवधान डाल सकती हैं, जैसे त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या कोई अन्य घटना के लिए निम्नलिखित तंत्र प्रस्तावित है। जिसमें लोकसभा के लिए क्या लिखा है ये जानिए। अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्षों की अवधि लोकसभा की पूरी अवधि होगी, जहां लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले भंग हो सकती है। यानी प्रतिमा ये साफ है कि हर सिनेरियो का यहां पर जिक्र किया गया है और उसी आधार पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसे एग्जीक्यूट किस लिहाज से किस सिनेरियो में किया जाना जरूरी है, इसके बारे में अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले ये पूरा पढ़कर आगे बता दूं, क्योंकि इसमें यह भी लिखा गया है वहां पर नए निर्वाचन कराए जाएंगे और ऐसे विघटन से हुए निर्वाचन के अनुसरण में गठित अगली लोकसभा जब तक कि पहले विघटित ना हो जाए ऐसी अवधि के लिए जारी रहेगी, जो लोकसभा के लिए ठीक पूर्ववर्ती सदन की। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया ये सब हमने आपको बता दिया। आनंद प्रकाश पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। बिना वक्त गवाए मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है, अब आगे की राह किस तरीके से होने वाली है और वो जो तमाम संशय इसको लेकर व्यक्त किए जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खुद कह रहे हैं कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, जनता इसे नहीं मानने वाली है, उन तमाम सवालों के जवाब किस तरीके से सरकार देने वाली? देखिए, विपक्ष जो है वो पहले से ही सरकार के सुझाव का, सरकार की इस स्कीम का या फिर सरकार के इस फैसले का विरोध करता रहा है। जब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट भी जब बनाई गई थी, जब कमेटी बनाई गई थी, तभी विपक्ष ने इसको लेकर सवाल उठाया था, कहा था कि प्रैक्टिकल नहीं है। और एक तरफ बार बार विपक्ष की तरफ से दिया जाता था कि अगर एक ही बार चुनाव होगा 5 साल में राज्यों में और लोकसभा का, तो सरकार पर चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। यानी कि तर्क ये था कि अगर आप लोकसभा यानी कि केंद्र की सत्ता में है और किसी राज्य में भी आपकी सत्ता है और वहाँ आपकी सत्ता चली जाती है, तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपके कामकाज जुड़ा होता है। यानी कि ये माना जाता है कि वो आपके ऊपर, आपके कामकाज को लेकर, आपकी नीतियों को लेकर उसका एक फैसला होता है। लेकिन सरकार का कहना है कि बार बार चुनाव कराने से न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है, बल्कि सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो अपना काम यानी कि सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर तर्क की बात हो गई। लेकिन एक सवाल, एक क्लैरिटी आपसे चाहूंगी बर्बाद होता है। आनंद, एक क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगी। यहां पर हर सिनेरियो की बात की गई है, त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी अन्य घटना के लिए जो सिफारिशें हैं, यही तो एक वजह है कि अलग अलग सिनेरियो को देखते हुए इसे इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है। इनमें, इन सिनेरियोज में किस तरीके से पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि इसमें जो बात लोकसभा के लिए कही गई है, अलग अलग चरण में होने वाले चुनाव के तहत, राज्य विधानसभाओं के लिए भी सिफारिश के तहत चीजें कही गई हैं, इनमें थोड़ी क्लैरिटी होना अभी भी बाकी है, समझाएं इसे। जी देखिए, जिसको इम्प्रैक्टिकल कहा जा रहा है उसी को प्रैक्टिकल तरीके से रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशों में पूरी तरह दिया हुआ है। उसमें यह भी बताया गया कि कैसे इसको लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा, लेकिन ये रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में ये कि कैसे पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और उसके 100 दिन के अंदर निगम और पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सरकार जो है इसको लेकर जनता के अंदर पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर संगोष्ठियाँ कराएगी, प्रेजेंटेशन कराया जाएगा, यानी कि एक जनमानस तैयार किया जाएगा इसके पक्ष में। और दूसरा स्टेज आएगा कि कैसे इसको आगे लागू किया जाना है। और रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकार, लोकसभा की सरकार हो, मतलब केंद्र की सरकार हो या फिर विधानसभा हो, अगर पहले उसका टर्म खत्म होता है, सरकार गिरती है, मेजोरिटी कम हो जाती है, तो उस वक्त क्या सिनेरियो हो सकता है। यानी कि उस वक्त एक एकता सरकार यानी कि साझा सरकार बनाई जा सकती है, ताकि जो टर्म है 5 साल का उसके बाद ही चुनाव कराने की नौबत आए। और कैसे इसे पैसा बचेगा। और इसके साथ ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि किन किन कानूनों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। और उसमें यह भी कहा गया था कि ज्यादातर लगभग 1 दर्जन कानून है उसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे कानून भी है जिसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत सिफारिशें की है और हर तबके से बातचीत की थी, न सिर्फ जो चुनाव आयुक्त रहे उनसे, बल्कि हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों से बात की थी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बात की थी, पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी। अब इसको कैसे प्रैक्टिकल करना है, इसके लिए सरकार ने भी कहा है कि एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा, यानी कि इसको आगे कैसे लागू करना है। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं, कंसेंसस बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी ताकि एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद एक देश एक चुनाव पर क्या कुछ कहा है, ये भी देखिए। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और
इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। और एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, चलने वाला नहीं है। चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं, देश के लोग मानने वाले नहीं हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीज़ें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के कदम को ऐतिहासिक बताया, तो कांग्रेस ने इसे महज शिगुफा करार दिया। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला देश हित में लिया गया है। तो जेडीयू ने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से विकास की गति तेज होगी। जो निर्णय कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते, और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे खर्चा भी कम होगा, विकास की गति भी देश के अंदर बढ़ेगी। बदल रहे भारत की तस्वीर और बेहतर बनेगी। चुनाव के खर्च का जो भीमकाय आकार है उसको काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होंगे। समय समय पर चुनाव की वजह से योजनाओं की जो निरंतरता है वो बाधित होती रहती थी। उन्हें भी निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जा सकेगा। और उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी लोकतांत्रिक विचार को मानती ही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला देश हित में होगा तो कांग्रेस अपनी राय जरूर रखेगी। देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है, पर संगूफा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। किसानों की जो इनकम की बात की थी डबल की, उस पर भी काम करना था। क्या लॉजिक है कि देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? केवल 41 करोड़पति और बने इस साल, पर गरीब कितने हुए इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया,
2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां इसे जुमला बताया, वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को बहुमत इकट्ठा करना मुश्किल है। मोदी सरकार का एक और शगुफा, एक और ड्रामा चारों तरफ से घिर गई है ना। महंगाई, बेरोजगारी, जनता का मूड, और फिर जो ये 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, भाजपा का सफाया हो रहा है। इन सब से घबराकर ध्यान हटाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया। ये एक और जुमला है, जैसे भारतीय जनता पार्टी आज तक जुमला देते आ रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे, जिसमें इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव कराए। इन्होंने हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव कराए और इन्होंने महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव रोक दिए। ये जब एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरे देश में एक चुनाव करा सकते हैं? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप कराइए, तो उसमें भी ये मना कर रहे हैं। जब ये दिल्ली का चुनाव 3 चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे ये कराएंगे? राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया तो जयपुर में भी बिट्टू के बयान पर विरोध व्यक्त किया गया। सड़क पर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, पुलिस से धक्का मुक्की, हर तरफ अफरा तफरी, आग की लपटें। तस्वीरें दिल्ली में हुए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस एक्शन भी हुआ। बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को बस में बैठाकर थाने ले गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और राहुल गांधी को आतंकी कहे जाने वाले बयान पर विरोध जताया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी की सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन के जरिए विरोध जताएं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए बयान का समर्थन किया, मगर कांग्रेस के किसी भी नेता ने पन्नू के बयान का खंडन नहीं किया। इससे साफ है कि कांग्रेस आतंकी पन्नू के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते, देश में कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, अभी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। अच्छा होता अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने में सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। आज दिल्ली में हरियाणा के लिए कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी किया। कांग्रेस ने जाति जनगणना, एमएसपी गारंटी, सस्ते सिलेंडर और महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा किया। पूरी रिपोर्ट आपके सामने। तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय की हैं। 7 वादे और पक्के इरादे का नारा देकर कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी किया। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए पेंशन से लेकर फ्री बिजली, घर और फ्री इलाज का वादा किया। इसके अलावा एमएसपी गारंटी के जरिए किसानों को भी साधने की कोशिश की गई। हरियाणा में जातीय जनगणना कराने का भी वादा किया गया है।
कांग्रेस के गारंटी पत्र में ये 7 वादे किए गए हैं। हर परिवार की खुशहाली के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। तो महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी गारंटी पत्र में शामिल है। तो 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया गया। ओल्ड पेंशन स्कीम और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर हर महीने 6000 रुपए करने का वादा भी इस गारंटी पत्र में शामिल है। जातीय जनगणना और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख तक करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ तत्काल फसल मुआवजा का भी जिक्र इस घोषणा पत्र में है। तो गरीबों को 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख में 2 कमरों का घर देने का वादा भी कांग्रेस के गारंटी पत्र में शामिल है। और जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव और तेजस्वी के बाद अब तेज प्रताप की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। यानी कोर्ट ने अब इन तीनों को नौकरी के बदले जमीन मामले में तलब किया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के अलावा उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इन आरोपियों को तलब किया है। इन सभी आरोपियों को अगले महीने 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि तेज प्रताप यादव भी जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि वे एक इन्फोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। इसी वजह से अब तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा गया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दी थी। नौकरी के एवज में इस जमीन को लालू परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इन्फो सिस्टम के नाम से किया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के 2 लड़के एक बार फिर लोगों को गुमराह करने निकले हैं। उन्होंने कहा कि धर्माचार्य को माफिया कहने वाले लोग ही माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को ये माफिया कहते हैं। और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे।